अमेरिका पर चुप्पी, शातिर दिमाग आसिम मुनीर की टेढ़ी चाल, एसआईआर मुद्दे पर राहुल गांधी का दाव। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12वां भाषण कई मामलों में खास रहा। इस बार ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा तो उन्हें करनी ही थी, पाकिस्तान को भी संदेश देना था और उन्होंने दिया भी। उन्होंने युवाओं की बात की, किसानों की बात की, रोजगार विकसित भारत, परमाणु ऊर्जा, नक्सलवाद, GST की भी बात की। आपातकाल को भी वे नहीं भूले, लेकिन सबसे खास बात उन्होंने डेमोग्राफी में बदलाव, मोटापे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पण की बात की। उन्होंने कहा कि जब डेमोग्राफी में बदलाव होता है, देश में संकट आ जाता है, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें इससे निपटने के लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू किया है। इस बार उन्होंने RSS की भी बात की। उन्होंने कहा कि 100 साल से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। यह दुनिया का सबसे बड़ा NGO है। मैं लाल किले की प्राचीर से सभी स्वयंसेवकों को नमन करता हूं। जानकारों की माने तो मोदी ने इसके माध्यम से कहीं न कहीं RSS की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। हालांकि वे इसमें कितना सफल होंगे तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि संघ नड्डा के बयान को अब तक भूल नहीं पाया है। भाजपा अध्यक्ष का चुनाव भी लंबे समय से इसी वजह से अटका हुआ है। मोदी ने कहा कि मोटापा देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। इसके खिलाफ लड़ाई में सभी को योगदान देना चाहिए। उम्मीद के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में ऐसी तबाही हुई है कि उसकी नींद उड़ी हुई है और अगर दुश्मनों ने आगे भी कोई हिमाकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। मोदी ने कहा कि सिंधु जल समझौता अन्यायपूर्ण और एकतरफा है, जो भारत को मंजूर नहीं है। आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु जल समझौते को लेकर भारत पर निशाना साधा था। इसका जवाब मोदी ने खुले तौर पर दे दिया है। हालांकि अमेरिका और ट्रंप के मामले में प्रधानमंत्री कुछ भी सीधे बोलने से बचे। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। वह इन लोगों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े हैं। मोदी की यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते में अमेरिका कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क में रियायत की मांग कर रहा है। दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत पर भारी शुल्क भी लगाया है। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में हमने एक नया भारत गढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारा डिजिटल इंडिया अभियान दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। आज हर गांव में बिजली है, हर घर में गैस कनेक्शन है और हर गरीब के पास अपना बैंक खाता है। हमने सेना को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस किया है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प अब एक जन आंदोलन बन गया है। आज भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया को भी मेक इन इंडिया के उत्पाद दे रहा है। हमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये मेरा नहीं, आप सबका संकल्प है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रिकॉर्ड भी तोड़े। उन्होंने 12वीं बार लाल किले की दीवार से भाषण देकर श्रीमती इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं 103 मिनट बोलकर अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। यह किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से दिया गया अब तक का सबसे लंबा भाषण है। हालांकि इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज पूर्व की तुलना में थोड़ी कमजोर रही। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के एक बयान ने नया मोड़ ला दिया। ऐसा माना जा रहा है कि मुनीर की इस परोक्ष धमकी के पीछे उनकी गहरी रणनीति छिपी हुई है। दरअसल मुनीर ने हाल ही में भारत को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। अमेरिकी दौरे पर मुनीर ने कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर डैम बनाएगा तो पाकिस्तान उसे मिसाइल से गिरा देगा। परमाणु हमले की धमकी देते हुए पाक सेना प्रमुख ने कहा कि अगर हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को साथ में ले डूबेंगे। मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो और पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला। प्रधानमंत्री शरीफ ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान अपने हक का एक बूंद पानी भी भारत से छीनने नहीं देगा। वहीं पूर्व विदेश मंत्री बिलावल ने तो यहां तक कह दिया कि यदि भारत सिंधु नदी पर बांध बनाने की कोशिश करता है तो युद्ध होगा। सवाल तो ये उठता है कि मुनीर को इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। जानकारों की माने तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस समय पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता अपने चरम पर है। इसके साथ ही महंगाई और विदेशी कर्ज के चलते सरकार और सेना पर जनता का भरोसा टूट रहा है। ऐसे में सेना प्रमुख भारत विरोधी बयान देकर जनता का ध्यान भटकाने और खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर मुनीर कश्मीर मुद्दे को भी जिंदा रखना चाहते हैं। साथ ही सीमा पर भारतीय सेना की मजबूत स्थिति से भी उनके मन में घबराहट है। सबसे अहम मुद्दा यह है कि मुनीर खुद को पाकिस्तान में सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर के बाद मुनीर के मंसूबों को और ताकत मिली है। ऐसा भी माना जा रहा है कि मुनीर की नजर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर है और कई बार ऐसी आशंकाएं जताई भी जा चुकी है कि मुनीर पाकिस्तान में तख्ता पलट कर सकते हैं।
मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी करने में भी पीछे नहीं है। उन्होंने भारत पाक युद्ध रुकवाने का न सिर्फ ट्रंप को श्रेय दिया बल्कि उनके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग भी कर डाली। ट्रंप भी यही चाहते हैं। वे खुद भी दर्जनों बार भारत पाक युद्ध रुकवाने की बात कर चुके हैं। हालांकि भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यदि सीमा पार से कोई दुस्साहस किया गया तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव स्तर कैसा रहता है यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि पाक सेना प्रमुख मुनीर अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं या नहीं। एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के चलते भारतीय राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस नेता और विपक्ष के अगुवा राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए मोदी सरकार पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी इस नई रणनीति से मोदी सरकार को घेरने में कामयाब रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ी करके और लाखों लोगों के नाम हटाकर भाजपा बिहार में चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की रणनीति इस बार अलग दिख रही है। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे संसद से लेकर सड़क तक एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश की है। उन्होंने इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी दलों को एकजुट करने की कोशिश की है। विपक्षी सांसदों का संसद से लेकर चुनाव आयोग तक का मार्च इसी एकजुटता का प्रमाण था। इस कदम से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, न सिर्फ एक पार्टी की। उन्होंने इस मुद्दे को तकनीकी और तथ्यात्मक रूप से पेश करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा और वीडियो क्लिप्स का हवाला दिया, जिससे उनके आरोपों को बल मिला। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा है। राहुल ने वोट चोरी जैसा शब्द गढ़कर मतदाताओं से सीधे जुड़ने की कोशिश की है। राहुल का संदेश साफ है कि यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि हर नागरिक के वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। संसद में भी विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। दूसरी ओर भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। केंद्र सरकार का कहना है कि मतदाता सूची को समय समय पर अपडेट करना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जब भी चुनाव हारते हैं तो वे चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि विपक्ष की हताशा का नतीजा है और वे बिना किसी सबूत के निराधार आरोप लगा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एसआईआर के मुद्दे पर फिलहाल जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा कि राहुल गांधी अपनी रणनीति में कितने सफल। अब खबरें संक्षेप में। अलास्का में मिले ट्रंप और पुतिन। यूक्रेन युद्ध पर नहीं बनी बात। ट्रंप ने कहा कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। किश्तवाड़ के चिशोती में बादल फटने से तबाही, 60 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल। बाढ़ में सैकड़ों लोगों के बहने और मलबे के नीचे दबने की आशंका। जन्माष्टमी के दिन मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। विक्रोली में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान निधन। वे 62 वर्ष के थे। एमएलसी एसएल भोजेगौड़ा का दावा, कर्नाटक में 2800 कुत्तों को जहर देकर मारा। नारियल और कॉफी बागानों में दफनाए। इति वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।